आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के लाइव टेस्ट नंबर 8वां के लिए। यहाँ पर हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपकी किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप टेस्ट के रूप में इस वीडियो को लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, 4 विकल्प और आपको अपना उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि मलावी झील कहाँ स्थित है। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है। चाहे आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो या फिर ऑफलाइन, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो मलावी झील है तंजानिया में। मलावी झील है तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है कि पाल मुलर के द्वारा डीडीटी के कृमिनाशक गुणों की खोज किस वर्ष की गई थी। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला तो डीडीटी के कृमिनाशक गुणों की खोज किसने की थी, तो ये किया गया था पाल मुलर के द्वारा। लेकिन कब, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये किया गया था सन 1939 में पाल मुलर के द्वारा डीडीटी के कृमिनाशक गुणों के बारे में। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने रेलवे, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो आपको इसी एप्लीकेशन पे, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया है, वहां पे आपको फ्री का मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जहां जाकर आप अपना मॉक टेस्ट देकर के अपनी जानकारी को बिल्ड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी इनमें से कहां पर स्थित है। 2 सेकंड आपके पास। तो ये है हल्दिया में। हल्दिया में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जया, पद्दा, सोना और मधु ये किस अनाज की प्रजाति है। जैसे कई अनाज होते हैं, उनकी कई प्रजातियां होती हैं, तो ये जो प्रजाति है जया, पद्दा, सोना या फिर मधु, ये किस अनाज की प्रजाति है। तो ये है चावल की। भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में, लेकिन गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन कम जगह में ज्यादा उत्पादन गेहूं का कहाँ पे होता है, तो पंजाब में। देखिए, कम जगह में ज्यादा उत्पादन मतलब कि कम हेक्टेयर में ज्यादा उत्पादन पंजाब में होता है, लेकिन सर्वाधिक मतलब कि पूरे स्टेट में देखा जाए तो यूपी में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होगा। अगला है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखना चाहिए था भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब बिल्कुल सही हो गया। अब आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। लेकिन अगर पूछ ले कि सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है, तो परमवीर चक्र। तो नागरिक सम्मान कहने का ये मतलब है कि ये नागरिकों को दिया जाता है, लेकिन जो सैनिक सम्मान है, सैन्य सम्मान है, ये कभी भी किसी नागरिक को नहीं दिया जाएगा। ये केवल और केवल किसी सैनिक को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 1971 का युद्ध हार जाने पर पाकिस्तान की ओर से ढाका में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसने किए। 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, और उसी समय पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश बना। ठीक, तो जब पाकिस्तान युद्ध हार गया तो पाकिस्तान की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया, ढाका में। तो ये हस्ताक्षर किए गए उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी के द्वारा। नियाजी के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नादिर शाह कई बार भारत में कई जगहों पे चढ़ाई किया और ढेर सारा धन लूट के ले गया। तो इसने चढ़ाई किया था लाहौर पे, दिल्ली पर भी, करनाल पर भी, लेकिन उसने कभी भी कन्नौज पे चढ़ाई नहीं की। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुहर चलाई थी। किसके द्वारा ये चलवाया गया, बड़े पैमाने पे। तो ये चलाया गया था कुषाण के शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां का मकबरा इनमें से कहां स्थित है। शाहजहां जो कि ताजमहल बनवाया था, हालांकि अंतिम समय में उसके बेटे ने उसे खुद कैद करके रखा, और उसका जो मकबरा बना ये भी बना आगरा में ही। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण
कौन सा था? तो जब अंग्रेजों से कहा जाने लगा कि आप अब भारत को छोड़िए, तब वहां पे अंग्रेजों ने एक नई चाल के तहत क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। और क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, लेकिन वो एक बिल्कुल फेल हो गया, असफल हो गया। और इसके असफल होने का ये था कि क्रिप्स का ग्रहण करने या फिर छोड़ने वाला दृष्टिकोण इसके असफल होने का कारण बना। अगला है कि आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो आर्क लैंप का आविष्कार किया था हम्पी डेवी के द्वारा। डेवी की बात करें तो फिजिक्स में इन्होंने कई आविष्कार किए हैं। और अगर हम डेवी के बारे में एक और आविष्कार के बारे में आपको बता दें, एक होता है सुरक्षा लैंप। सुरक्षा लैंप, इसमें क्या होता है कि जो कोल माइन में, मतलब कोयले की खदान में मजदूर जाते थे, तो वो उसमें कोयला या फिर कुछ जला करके रख दिया जाता था ताकि प्रकाश हो। और ये चूंकि आग होती थी, इसीलिए वहां पे विस्फोट होने के चांसेस हो जाते थे, क्योंकि कोयले के खदानों में CH4 पाया जाता है, मतलब कि मेथेन गैस। तो यहाँ पे डेवी के द्वारा एक सुरक्षा लैंप बनाया गया, जो कि आप देखते हैं हेलमेट में उनके ऊपर एक टार्च रहती है, और ये होता है डेवी के द्वारा बनाया गया सुरक्षा लैंप। अगला है कि वाष्प भट्टी से आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। आपको बताना है कि किसमें। तो जो आयरन ऑक्साइड होता है वाष्प भट्टी के कारण ये सिलिका में उपचयित हो जाता है, सिलिका में। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया? ये चूंकि केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, जब इसे मतलब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, तो उस समय जो एक्ट आया था ये था 1833 का। देखिए उस समय क्या हुआ कि केवल कोलकाता वाले साइड पे ही अंग्रेजों का रूल था, लेकिन धीरे धीरे जब पूरे भारत में अंग्रेजों का रूल होने लगा, तब इन्होंने उस समय के जो मतलब कि गवर्नर जनरल थे, उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। तो ये एक्ट था 1833 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का अंत के लिए जाना जाता है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के कहने पे किया था। राजा राम मोहन राय के। अगला क्वेश्चन है कि ढलवा लोहा में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? कई तरह का लोहा होता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, रॉट आयरन। तो इस तरह तो जो ढलवा लोहा होता है इसमें कार्बन होता है केवल और केवल 2 से लेके 2.5%। अगला है कि किस अंग्रेज को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि दी गई? तो ये दी गई थी कैप्टन हॉकिंस को। तो अगला क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है किसके? ये आपको बताना है। मतलब कि न्यूटन का गति का 3 नियम होते हैं। आपको बताना है कि किस नियम में रेखीय संवेग संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो ये होता है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के पहले नियम में क्या बताया गया है? जड़त्व के बारे में। मतलब कि कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, उसे गतिमान नहीं हो सकती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। द्वितीय नियम में होता है F बराबर ma। और न्यूटन का तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का या फिर संवेग संरक्षण का। अगला है कि एड्स की बीमारी एक जीवाणु के कारण होती है, उसका नाम क्या है? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, केवल 2 सेकंड में। इसका नाम है HTLV111। ये एड्स होता है। एड्स के लिए हम जागरूकता दिवस मनाते हैं हर साल 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे आधारित होती है? जो आदर्श गैस की हम बात करते हैं, इसकी ऊर्जा किस चीज पे आधारित करती है? ये होती है उसके मोल की संख्या पर। कोई भी गैस कितना मोल रखता है, ये उस पे उसकी ऊर्जा डिपेंड करती है। अगला है कि गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पे हुआ? ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। देखिए अगर ये पूछा गया होता कि भारत में पहला महान प्रयोग, तो अगर आप चंपारण को भी क्लिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि प्रथम महान प्रयोग, नहीं कहा गया है कि कहां पर। तो इस तरह उन्होंने पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 1915 में जब वो भारत आए तो सबसे पहले चंपारण में उन्होंने प्रयोग किया इसका। अगला है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद
कुतुब शाही वंश ने शासन किया कहां पे? मुगल वंश आप देखेंगे कि भारत में 1526 से शुरू होता है बाबर के द्वारा। बाबर 26, 27, 28 और 29 4 युद्ध लगातार जीतने के बाद अपनी पूरी पैर को यहाँ पे जमा देता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं आता है, जो कि केवल 10 साल में भारत को छोड़ देता है। बाद में 15 साल गैप होने के बाद फिर से यहाँ पे मुगल वंश राज करने लगता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद, तो ये राज किया गया था गोलकुंडा ने। तो अगला क्वेश्चन है कि मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? इनमें से आपको बताना है कि शिवाजी के पिताजी कौन थे। इनका नाम था शाहजी भोसले। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है किसके? मतलब कि ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है किसके बारे में बताता है? ये बताता है ऊर्जा संरक्षण के बारे में। मतलब कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो इसे खत्म कर सकते हैं। ऊर्जा केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। अगला है कि भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस के द्वारा हुए अधिवेशन में पारित हुआ। मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन का जब 1942 में जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पे कराया गया था, ये आपको बताना है। ये हुआ था मुंबई में। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? मतलब कि इसमें से सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना है मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? तो अजंता चित्रकला में ना तो पंचतंत्र के बारे में बात है, ना तो रामायण के और ना ही महाभारत के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए थे? देखिए, सती प्रथा वैसे तो अंग्रेजों के समय ही 1829 में बैन की गई, लेकिन इससे पहले भी उसे बंद करने के लिए कदम उठाए गए थे अकबर के द्वारा। हालांकि बाद में आप देखेंगे कि अकबर का कार्यकाल शुरू होता है 1556 से, लेकिन खत्म हुआ फाइनली 1829 में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं हुए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बनाया गया था 1929 में। सुभाष चंद्र बोस को भी एक बार बनाया गया था। भगत सिंह को एक बार भी नहीं, दादा भाई नौरोजी को भी बनाया गया था। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आमतौर पे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? मतलब कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किससे? तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता होती है उसके ऑक्टेन नंबर से। उसके ऑक्टेन नंबर से पता चलता है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत ईस्वी सन से कितने वर्ष पीछे है? तो शक संवत होता है 78 साल पीछे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहा? सबसे ज्यादा टाइम तक इनमें से कौन व्यक्ति अध्यक्ष रहे? तो इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़े तो अगला है कि सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में जो ईंटों के बारे में जो अलंकरण की बात हो रही है, ये मिला है केवल और केवल कालीबंगा से। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? अफीम युद्ध, तो अफीम युद्ध हुआ था चीन और ब्रिटेन के बीच में। अगला है कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन है? प्राचीन हो और राजतंत्र हो, यह है जापान। अगला है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? जब पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई,
कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और पूरे बंगाल में दंगा फसाद हुए। ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। अगला है कि सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि में एक तरफ था नेपाल और दूसरे तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों की कंपनी थी। अगला है कि अशोक का स्तंभ मेरठ से दिल्ली किसने लाया? अशोक का स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया गया था बाद में, तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लाया गया। तो ये लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि तुगलक वंश का एक महान राजा था। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के द्वारा कौन पुस्तक नहीं लिखी गई है? इनमें से आपको बताना है। तो नागानंद लिखी गई है, प्रियदर्शिका लिखी गई है, मुद्रा राक्षस नहीं लिखी गई है, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बमियान में बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमा किसकी कृतियां है? मतलब कि किसने बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमाएं लगवाया है? किस कला में इनका विकास किया गया है? तो इन दोनों मूर्तियों का विकास किया गया है गंधार कला में। गंधार कला में। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बेहद आसान क्वेश्चन। ये की गई थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कि एक यूरोपियन व्यक्ति थे। अगला है कि किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए? गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में होता था। वहां पे एक गोल मेज था, उसी के चारों तरफ लोग बैठे थे, जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे तीनों में उपस्थित हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस केवल सेकेंड में भाग ली थी और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए थे। अगला है कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? गीत गोविंद। तो गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव के द्वारा। अगला है कि 1857 का विद्रोह कैसा था? तो ये था सैन्य विद्रोह, क्योंकि ये सैनिकों द्वारा शुरू किया गया। बाद में इसमें कुछ राजा शामिल होते गए, तो शुरुआती में सैन्य विद्रोह ही था, जिसे अंग्रेजों ने बड़े ही बुरी तरह से इसको 1 साल के अंदर अंदर दबा दिया। अगला है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में, पंजाब में। यहाँ पे जो गोली चलाने का आदेश दिया था उसका नाम था जनरल डायर, और जनरल डायर को बाद में मारा गया उधम सिंह के द्वारा इंग्लैंड में जाकर के। कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया? तो कैबिनेट मिशन का हेड थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन कि सिकंदर और पुरू के बीच किस नदी पर संधि हुई? ये नदी है बिस्तता। बिस्तता नदी है, इसमें सिकंदर और पुरू के बीच में संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? राजा राम मोहन राय के कहने पे 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने इसे अवैध घोषित किया था। अगला है कि फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है? मतलब किसको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। अगला है कि कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास किसके शासन काल में थे? इनमें से कालिदास थे चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इनमें से तो कंप्यूटर के पितामह हम बोलते हैं किसको? चार्ल्स बेबेज को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।